नमस्कार। दोपहर के 3 बजे हैं इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। शुरुआत करेंगे हर्ष फायरिंग की 3 बड़ी खबरों के साथ। झांसी में नगर निगम के सभासद अनिल सोनी ने कानून की धज्जियां उड़ाई। ये पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दीपावली पर पार्षद ने जमकर हर्ष फायरिंग की। कई दूसरे लोगों का भी हर्ष फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। हर्ष फायरिंग मामले में एसएसपी ने पार्षद पर केस दर्ज किया है। पार्षद अनिल सोनी पर केस दर्ज किया गया है। दूसरी तस्वीर आप सहारनपुर की देख रहे हैं। यहां भी हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक युवक राइफल और पिस्टल से कई राउंड फायरिंग करता नजर आ रहा है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर युवक की तलाश में जुटी हुई है। तीसरी तस्वीर बागपत की है। यहां पर भी एक युवक का फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो को शेयर किया गया है। पुलिस वीडियो की जांच में जुटी है। तो 3 जगह पर हर्ष फायरिंग की तस्वीरें सामने आई हैं। पहली तस्वीर आप झांसी की देख रहे हैं, दूसरी सहारनपुर की और तीसरी तस्वीर बागपत की। तीनों जगहों पर फायरिंग करते हुए कैमरे में यहां पर कैद हुए हैं और लगातार सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। हर्ष फायरिंग के ये वायरल वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 3 जगहों पर यहां पर यह हर्ष फायरिंग हुई है। और बातचीत करने के लिए झांसी से हमारे संवाददाता अश्वनी मिश्रा हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अश्वनी, हमने झांसी की तस्वीरें देखी, किस तरीके से हर्ष फायरिंग की तस्वीर सामने आई है, क्या एक्शन अब तक लिया गया है, बताइए। देखिए, ये जो वीडियो है, जो हर्ष फायरिंग हो रही है, ये दबंग जो पार्षद है नगर निगम का, इस पर काफ़ी मुकदमे भी दर्ज हैं। ये अनिल सोनी का नाम है। ये बीती रात दीपावली की पूरी रात भर इसने हर्ष फायरिंग करी। यह पूरी रात पर इसके जो परिवार के लोग थे वो भी हर्ष फायरिंग में शामिल रहे हैं। जब ये मामला मीडिया ने प्रमुखता से उठाया, इसके बाद जाकर के आज सुबह जब कोतवाली पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ये जो वायरल वीडियो है कई दिनों से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था, बावजूद इसके कोतवाली पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। जैसे ही मामला न्यूज़ 18 पे चला, इसके बाद एसएसपी तत्काल कड़ी फटकार लगाने के बाद जो आरोपी जो सोनी है ना, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से हर्ष फायरिंग हो रही है त्यौहार के बीच में, तो कहीं ना कहीं बड़ा खतरा भी था लोगों को। बड़ी बड़ी जो बंदूकें हैं वैध और जो असलहे हैं, इसके अलावा जो लाइसेंसी असलहे हैं, उससे जो फायरिंग की गई है कहीं ना कहीं कानून का सरेआम उल्लंघन भी है। तो फिलहाल कोतवाली पुलिस हर्ष फायरिंग को नहीं रोक पाई है। जो पार्षद है इसके ऊपर काफी बड़े बड़े मुकदमे भी दर्ज हैं। और बने रहिए हमारे साथ। बागपत से शहजाद हमारे संवाददाता भी जुड़ रहे हैं। शहजाद, जो तस्वीर हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो लगातार वायरल भी हो रही है, क्या पता लग पाया कौन है ये व्यक्ति जो लगातार फायरिंग कर रहा है और इलाके में अपना रौब दिखाने की कोशिश कर रहा है? अनुपम, देखिए, जिस तरह से न्यूज़ 18 इस खबर को चला रहा है, तो न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद जो ये फायरिंग करने वाला शख्स है, इसकी शिनाख्त हो गई है। ये छपरौली थाना क्षेत्र के गांव तुगाना का रहने वाला कृष्ण पाल है। फिलहाल जो एसओ है उनसे हमारी बात हुई है। एसओ का कहना है कि प्रथम दृष्टया पुलिस की तफ्तीश जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके शस्त्र लाइसेंस के निलंबन के लिए पुलिस जो है तैयार हो रही है। एसओ ने बताया कि इसका शस्त्र निलंबन होगा और इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक इसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं हुआ है। जबकि ये वीडियो 2 दिन पुरानी है और वीडियो जबरदस्त तरीके से सोशल साइट्स पर वायरल हो रही है। लेकिन शहजाद, जाहिर तौर पर ये सारी चीजें हैं जो आप बता रहे हैं, अश्वनी भी हमें बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस के सीनियर नेता कपिल सिब्बल ने बिहार में पार्टी की हार को लेकर कांग्रेस के आलाकमान पर ही निशाना साध दिया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि देश के लोग न केवल बिहार में बल्कि जहां भी उपचुनाव हुए हैं, जाहिर तौर पर कांग्रेस को एक प्रभावी विकल्प नहीं मानते। हम जानते हैं कि क्या गलत है और सभी के पास सभी उत्तर हैं। कांग्रेस पार्टी खुद ही सारे जवाब जानती है, लेकिन वे उन उत्तरों को पहचानने की इच्छुक नहीं है। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को अपनाया जाना चाहिए। चुनाव में कांग्रेस की लगातार गिरावट के कारणों के बारे में सवाल करना और उनकी चिंताओं को उठाया जाना चाहिए। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने भी बिहार चुनाव में हार का ठीकरा कांग्रेस पर ही फोड़ते हुए कहा कि राहुल गांधी पिकनिक मनाने चले गए। उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त राहुल गांधी शिमला में पिकनिक मना रहे थे। कांग्रेस ने 70 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, लेकिन 70 रैलियां तक नहीं की गई। राहुल गांधी बिहार में केवल 3 दिन के लिए आए। शिवानंद तिवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी महागठबंधन के लिए बाधा बन गई। देखिए, इस बात को सब लोग कह रहे हैं, कांग्रेस जो है महागठबंधन के पैर में जंजीर बन गई। अब 70 उम्मीदवार कांग्रेस के लड़े और कांग्रेस ने 70 सभा भी नहीं किया।
राहुल गांधी 3 दिन के लिए आए, एक दिन में 2 सभाएं उन्होंने की, प्रियंका जी का दर्शन नहीं हुआ, या बिहार से अपरिचित लोग चले आए यहाँ। इस तरह से तो आप पार्टी नहीं चला सकते हैं। क्या राहुल गांधी मैंने आप जो है यहाँ चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी जो है प्रियंका जी के साथ जाकर के मैंने शिमला में उनके घर पर पिकनिक मना रहे हैं। इस तरह से पार्टी चलती है क्या? इधर आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी के बयान पर बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। देखिए, मैं यह मानता हूं कि कांग्रेस हो चाहे राष्ट्रीय जनता दल और चाहे महागठबंधन में जो भी शामिल दल रहे हों, उन लोगों की मंशा लोगों की भलाई करने का नहीं रहता है। उन लोगों की मंशा केवल लोगों का शोषण करने की रहती है। इसलिए जनता ने चुनाव में उन्हें परास्त किया। जहाँ तक कांग्रेस और ये राष्ट्रीय जनता दल के बीच का ये विवाद है, तो हम तो यह सदा से मानते हैं कि श्री राहुल गांधी जी और श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी का पांव जहाँ पड़ेगा वहाँ भाजपा के लिए सब अच्छा हो जाता है। हम तो चाहते हैं दौरा करें, उन लोगों ने कह रहे हैं दौरा नहीं किए। अगर दौरा राहुल गांधी जी करते तो हमारी सीटें और बढ़ती। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी के बयान पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए जरा। राहुल जी, आपके लिए आज शिवानंद तिवारी जी ने बिल्कुल सही शब्दों का प्रयोग किया है कि आप पिकनिकिंग प्रेसिडेंट हैं। आप जिसका स्पर्श करते हैं उसका वजूद समाप्त हो जाता है। आप साइकिल पर बैठे, आज साइकिल की क्या हाल है, बाद में आपको साइकिल के कैरियर से उतारना पड़ा। आप लालटेन के पास बैठे, पानी निकालकर, मिट्टी का तेल निकालकर पानी भरा, लालटेन बुझ गया। जिसको जिसको छुआ है वो सब बुझ गया है, मिट गया है। के विषय में कौन जवाब देगा? तो बिहार हार के लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया गया। चुनाव के वक्त पिकनिक मना रहे थे राहुल गांधी। ये यहां पर स्टेटमेंट्स लगातार आ रहे हैं और बीजेपी भी इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हो गई है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से, जहां पर हनुमान की जन्मस्थली पंपापुर किष्किंधा में हनुमान जी की भव्य मूर्ति लगाने की तैयारी की जा रही है। हनुमान जी की प्रतिमा की ऊंचाई 215 मीटर ऊंची होगी। हनुमत जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इसकी तैयारी में जुट गया है। ट्रस्ट के अध्यक्ष स्वामी गोविंद आनंद सरस्वती ने मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी है। इसके लिए चंदा एकत्रित कर देश भर में रथ यात्रा निकालने की तैयारी की जा रही है। 215 फीट ऊंची भगवान की प्रतिमा की अनुमानित लागत 1200 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और बातचीत करने के लिए निमिष गोस्वामी हमारे संवाददाता अयोध्या से फोन लाइन पे हैं। निमिष, बताइए कौन ये मूर्ति लगवा रहा है, कब तक ये मूर्ति लगेगी और क्या बाकायदा इसके लिए तैयारी की गई है? जी अनुपम, आपको बता दें कि यह हनुमत ट्रस्ट है, एक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का जिस दिन गठन हुआ था उसी दिन इस ट्रस्ट का गठन हुआ था। इसको हनुमत तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नाम से जानते हैं। इसमें जो इसके अध्यक्ष हैं, उनका ये दावा है कि ये 251 मीटर भगवान की सबसे ऊंची 215 मीटर की ऊंची किष्किंधा में लगेगी। यहाँ पर मूर्ति लगाने के लिए, इस पूरे काम के लिए लगभग 1200 करोड़ की लागत आएगी, जिसके लिए ट्रस्ट जो है वो देश भर में रथ यात्रा निकालकर चंदा एकत्रित करेगा। और साथ ही उस पर सबसे विशेष बात होगी कि इस श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को यह एक 80 फीट का रथ भी रामलला को समर्पित करेगा। इस ट्रस्ट की लागत 2 साल में 2 करोड़ रुपए आएगी और इसको 2 साल में बनकर तैयार होगा। इसको भी 2 साल के अंदर तैयार करने के बाद दिया जाएगा। यह पूरा काम जो हनुमत तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है उसकी सौजन्य से किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण अनुपम जो है वो यह है कि यह पूरे प्रोजेक्ट का जो लागत है वो 1200 करोड़ है। इस लागत को जुटाने के लिए ट्रस्ट जो है वो बिल्कुल निमिष, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। निमिष गोस्वामी हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है दिल्ली एनसीआर में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुभाष एलवाई भी अलर्ट मोड पर आ गए हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में सुभाष एलवाई ने कहा कि कोरोना मरीजों की संख्या जिले में न बढ़े, इसको लेकर सभी तैयारियां की गई हैं। टेस्टिंग रेट को बढ़ा दिया गया है। एंटीजन टेस्ट पहले 2000 प्रतिदिन होते थे,
उसे 3500 प्रतिदिन करने का निर्णय लिया गया है। RT-PCR टेस्ट को भी बढ़ाया जाएगा। अस्पताल, चिकित्सा विभाग और डॉक्टरों को पूरी तरह से अलर्ट मोड में रखने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि पिछली बार की तरह अभी दिल्ली यूपी बॉर्डर को सील करने का निर्णय नहीं लिया गया है और न इस बारे में सोचा जा रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि हम लोगों को जो एक्शन प्लान बनाया है उसके हिसाब से माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर हम लोग काम करेंगे। जहां पर मरीज मिलेगा उस परिवार को या एक से अधिक मरीज मिलने पर उस एरिया को ही आइसोलेट किया जाएगा। दिल्ली में संख्या में जो बढ़ोतरी हुई है उसके मद्देनज़र यहाँ भी डॉक्टर्स को, चिकित्सा विभाग को, प्रशासनिक अधिकारियों को अलर्ट में रहने के लिए कहा गया है। टेस्टिंग रेट और बढ़ाया गया है। जो एंटीजन टेस्ट है वो पहले 2000 प्रतिदिन जो किया जाता था वो भी 3500 प्रतिदिन किए जाने का निर्णय लिया गया है। एसटीओ ने जो प्रिकॉशंस बरती है, सतर्कताएं अपनाई हैं, इसके वजह से मृत्यु दर जैसे पहले भी कम थी, आज की तारीख में भी वो देश में कम मृत्यु दर के जनपदों में से गौतम बुद्ध नगर को गिना जाता है। आने वाले दिनों में खास तौर पे प्रशासन को सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि दीपावली और जितने भी इवेंट्स हुई हैं उसके मद्देनज़र भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा जो आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है कोविड-19 के नियंत्रण के लिए, उसको पालन करने के लिए, समस्त प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। वर्तमान में किसी भी एरिया को सील करने का ऐसे कोई सोच नहीं है। जो प्राविधान है उसके तहत माइक्रो। बागपत से बड़ी खबर आ रही है। नाले में गिरी भैंस को क्रेन से वहां पर रेस्क्यू किया गया है। घंटों की मशक्कत के बाद नाले से निकाली गई भैंस। नाले के पास बने घर से भागकर नाले में जा गिरी थी भैंस। बड़ौद कोतवाली के छपरौली चुंगी का ये पूरा मामला है और रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो यहां पर ये भैंस का रेस्क्यू आप देख रहे हैं, बाकायदा वहां पर क्रेन बुलानी पड़ी और तब जाकर के इस भैंस का रेस्क्यू किया गया। शाहजहांपुर में दिवाली और भाई दूज के मौके पर दिव्यांगों के साथ दीपावली का पर्व मनाया गया। पुलिस अधीक्षक ने दिव्यांगों को मिठाई वितरित कर उनके साथ दीपावली मनाई। इस दौरान समाजसेवी भी उत्साहित दिखाई दिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुकना एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। और अब बात कर रहे हैं भैया दूज के पर्व की। आप सभी दर्शकों को भैया दूज के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई बहन के अटूट प्रेम का त्यौहार भाई दूज आज देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। हम आपको भाई दूज के पर्व की 6 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप नोएडा की देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर कानपुर, तीसरी जालौन, चौथी तस्वीर आप प्रयागराज की देख रहे हैं और 5वीं तस्वीर शाहजहांपुर और 6ठी तस्वीर कान्हा की नगरी मथुरा से सामने आई है। भाई दूज का पर्व यहां पर बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। देश में आज भाई दूज का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं अभी 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भैया दूज का पर्व मनाया। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। 2 डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बहन ने टीका लगाकर उनकी आरती उतारी और लंबी उम्र की कामना की। वहीं डिप्टी सीएम ने भी बहन को आशीर्वाद और उपहार दिया। दूसरी तस्वीर लखनऊ में योगी सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी के घर की है, जहां उन्होंने अपने परिवार संग भाई दूज मनाया है। उनकी बेटी सुकीर्ति ने अपने बड़े भाई कार्तिकेय को तिलक लगाकर आरती की और फिर मिठाई खिलाई। लखनऊ में भाई दूज के मौके पर जेल में बंद कैदियों के लिए डीजी जेल आनंद कुमार ने अनोखी पहल की। बंदियों को बहनों के संदेश सुनाए गए, लाउड स्पीकर के संदेश सुनाए गए, इंटरकॉम के जरिए भी बंदियों की बात करवाई गई। कोरोना के चलते जेलों में मुलाकात पर रोक है। बंदियों के लिए विशेष भोजन की व्यवस्था भी की गई।
आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर कन्नौज से है, जहां पर जुआरियों के बीच आज जमकर बवाल हो गया। जुए में हार जीत को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए और ये आपस में ही भिड़ गए। जमकर ईंट पत्थर और लाठियां चली हैं। बवाल का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हाथों में पत्थर और लाठियां लिए जुआरी दिखाई दे रहे हैं। पूरा मामला कन्नौज कोतवाली के यासीनपुर गांव का है। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फर्रुखाबाद में थाने से चंद कदमों की दूरी पर हुई मारपीट का लाइव वीडियो सामने आया है। मामूली बात को लेकर मिठाई बेचने वाले और परचून की दुकान चलाने वाले आपस में भिड़ गए और जमकर लाठी डंडे चले। लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। थाना राजेपुर तिराहा का मामला है, जहां पर बीच सड़क पर ही दो दुकानदार आपस में भिड़कर जंग बनाते, अखाड़ा बनाते देखे गए। वाराणसी से खबर, जहां पर जमीन के विवाद को लेकर जमकर पत्थरबाजी हुई है। महिलाएं आमने सामने आ गई। महिलाओं ने एक दूसरे पर पत्थर फेंके। महिलाओं की पत्थरबाजी का ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। दोनों पक्षों की महिलाओं पर फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वाराणसी के गोसाईपुर का यह पूरा मामला है। महिलाओं ने एक दूसरे पर पत्थर फेंके। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से बीच खेत में महिलाएं आमने सामने आ गई और जमकर लाठी डंडे चले। खबर कानपुर से, जहां पर चाचमऊ इलाके में दो संप्रदायों के बीच में मारपीट और पथराव की वारदात का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। पथराव में एक युवक की मौत हो गई थी। सीएम योगी ने मृतक के परिजनों को 5 लाख सहायता राशि देने का ऐलान किया है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ एनएसए लगाने के आदेश दिए गए हैं। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। यहां मामूली विवाद में दो संप्रदाय के लोग भिड़ गए थे, जिसमें एक युवक की हत्या कर दी गई थी। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहां पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अभी एफआईआर पंजीकृत हो रही है। मौके पर पीएससी और पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट किया गया है। पुलिस बल के पहुंचने के उपरांत वहां पर शांति है। अस्पताल में दौरान इलाज जो है पिंटू को जो चोटें लगी थी, उसके कारण उनकी मृत्यु हो गई है। अरे वो बस टहल के आए गांव से, बस लोग मारने लगे। कहाँ से आए थे वो? गांव से, घर से निकल के आए, जा रहे थे दुकान, बस गिरा के मारने लगे। कौन लोग मारने लगे? यही मुसलमान लोग। उनका नाम बताइए। हम लोग नाम नहीं जानते सर, वो बहुत बड़े बदमाश है, सब बदमाश रहते हैं यहाँ। चेहरे तो पहचानते होगे? हाँ, चेहरे पहचानते, कैसे पहचाने, हम लोग इतना जानते नहीं है ना। पहले कभी शिकायत करी गई थी? नहीं, पहले कभी ऐसा घटना एक चक्कर हो चुका है पहले। तो उसकी शिकायत करी थी? हाँ, पहले भी हो चुकी। पहले भी ऐसे पैसा लेकर छोड़ दिया गया। किसने? अब जितने भी लिया हो। कहाँ पे शिकायत करी थी? चौकी पे। कानपुर देहात में दर्शनार्थियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक युवक की मौत हो गई और करीब 2 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। घायलों की आवाज सुनकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। सभी लोग कालपी के वनखंडी मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। तो एक युवक की मौत हुई है, 24 लोग घायल हो गए इस हादसे में। कानपुर देहात की तस्वीरें। घायलों का फिलहाल इलाज जारी है। ट्रैक्टर पलटने से यह हादसा हुआ है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।